वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम अध्याय 3 दो चर का द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4 का कुछ बेसिक देखते हैं। ठीक है, उसका कुछ परिचय देखते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया हूं कि पिछले प्रश्नावली में गुणनखंडन विधि से हम द्विघात समीकरण को हल करना सीखे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना सीखे थे, और पिछले प्रश्नावली में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किए थे, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि से। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि इस प्रश्नावली में हम सूत्र विधि द्वारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि बाय फॉर्मूला मेथड हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा वो समझते हैं। तो सूत्र विधि द्वारा यानी कि बाय फॉर्मूला मेथड सूत्र विधि द्वारा द्विघातीय समीकरण का हल हम ये लिखेंगे। ठीक है, सूत्र विधि द्वारा द्विघातीय समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है वो तो अपने को पता है। क्या होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही होता है। ठीक है ना, इसी के फॉर्म में होता है ना, जहां पे a b c कुछ कांस्टेंट होता है, कुछ संख्या होते हैं, और x² के साथ a मल्टीप्लीकेशन में होता है, x के साथ b और c, ऐसा ही कुछ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है कि x का मान आएगा तो x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन होल अपॉन 2a। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला मेथड। तो इसे आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। ठीक है, इजी है, 4-5 बार इसको पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहाँ पे a b और c क्या चीज है इस इक्वेशन से मिलेगा, यानी कि जो समीकरण हमें दिया होगा वहां से हमें a b और c का मान मिलेगा, जिसे हम इस फॉर्मूला में रखेंगे तो x का 2 मान मिलेगा। x का 2 मान कैसे मिलेगा, यहाँ पे देखो प्लस माइनस में है, तो इसको जब हल करेंगे वैल्यू रख के तब एक बार प्लस एक बार माइनस साइन लेंगे तो x का 2 मान मिल जाएगा। ठीक है, जो कि द्विघाती समीकरण है तो x का 2 मान मिलेगा। क्लियर है ना, तो ये तो रहा फॉर्मूला। अब देखो इस फॉर्मूले में जो अंडर रूट के अंदर यानी कि वर्गमूल के अंदर जो टर्म है, जो पद है ना, उसे हम d बोलते हैं। ठीक है, d मतलब क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विभेदक, जिसे हम विभक्तर भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो गया पहला टॉपिक। दूसरा क्या होगा कि d पूछ देगा, फाइंड d। d को हम क्या बोलेंगे विभेदक, यानी कि विभेदक ज्ञात करें। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऐसा पूछेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट जिसे हम बोलते हैं विभेदक, विभक्तर भी बोलते हैं इसे, और जिसे हम d से डिनोट करते हैं। तो d एक्चुअल में है क्या, इसी फॉर्मूले का एक छोटा सा पार्ट है जो अंडर रूट के अंदर है। तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी का एक स्मॉल पार्ट है। तो इस फॉर्मूला को अगर हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि d का मान क्या है b² माइनस 4ac, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी हो सकता है फॉर्मूला, एक ही मतलब है दोनों का फॉर्मूला, क्योंकि d का मान तो ये होना है, d का मान ये होता है। ठीक है, समझ में आया। अब ये तो हो गया d का बात। डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं, विभेदक किसे बोलते हैं। अब देखो अगर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि d ज्ञात करना है यानी कि विभेदक ज्ञात करना है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और जो इक्वेशन दिया रहेगा वहां से कंपेयर करके a b c ज्ञात कर लेंगे और d का मान आएगा। तो देखो यहाँ पे d 3 प्रकार से आ सकता है, या तो वो नेगेटिव होगा ऋणात्मक, या तो 0 के बराबर होगा, ठीक है 0 हो सकता है, या तो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। तो ये 3 अलग अलग कंडीशन के लिए क्या अलग अलग इसका प्रकृति बनेगा। ठीक है, यानी कि नेचर ऑफ रूट, और रूट क्या चीज है x का जो 2 मान आता है। ठीक है ना, तो देखो इस d का जो मान आएगा ना पॉजिटिव, नेगेटिव या 0, उससे हम बता सकते हैं कि जो इसका जो रूट्स आता है यानी कि इसका जो मूल आएगा, मान आएगा x का 2 मान, वो किस प्रकार का है, उसका प्रकृति क्या है वो जान सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे उसको, हम लिखेंगे कि d का मान 3 प्रकार से हो सकता है। पहला क्या होगा, d 0 के बराबर हो सकता है। दूसरा d इज ग्रेटर देन 0 हो सकता है यानी कि पॉजिटिव। तीसरा क्या होगा, d इज लेस देन 0 भी हो सकता है। ये 3 चीज ही होगा। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। देखो इसको हल करोगे
तो क्या होगा, या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा या तो जीरो आएगा। ठीक है, तो वही तो लिखा हूं, जीरो आएगा या प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। ठीक है, डी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि डी का मान अगर बड़ा होगा जीरो से तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये तीन कंडीशन आएगा। अब ये तीन कंडीशन में हम नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं, यानी कि इसका जो मूल आएगा, एक्स का जो दो मान आता है उसका प्रकृति कैसा है वो बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर x का मान जीरो में हो, जीरो होगा, देखो इसको मैं पहले हिंदी में बता रहा हूं फिर इंग्लिश में भी बताऊंगा। ठीक है, तो अगर d का मान जीरो के बराबर होगा तब क्या होगा, इसका जो मूल होगा, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, d इज इक्वल टू जीरो। तब तो तीन अलग अलग कंडीशन है, इसके हिसाब से इसका नेचर प्रकृति डिसाइड होगा। तो पहले मैं इसका जो नेचर है उसको वर्डिंग्स में लिख लेता हूं फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अब समझते हैं हम इसका प्रकृति, इसका नेचर क्या होगा। देखो अगर d का मान जीरो के बराबर होगा तो दोनों मूल यानी कि वर्ग समीकरण को हल करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x का दो मान आएगा। ठीक है, उसी का बात हुआ है कि दोनों मूल वास्तविक व समान होंगे। तो वास्तविक यानी कि क्या, रियल। ठीक है, वास्तविक होंगे और समान होंगे यानी कि दोनों इक्वल होगा। तो इसको हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, बोथ रूट्स आर वास्तविक यानी कि रियल एंड समान यानी कि इक्वल। तो रियल होगा और इक्वल होगा। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा कि d का मान बड़ा हो सकता है जीरो से। d का मान बड़ा जीरो से मतलब कि ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, d का मान अगर बड़ा है जीरो से मतलब पॉजिटिव, 2 4 8 10 यही सब तो होता है जीरो से बड़ा, तो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होगा d का मान तो क्या होगा, दोनों मूल वास्तविक व असमान होंगे, यानी कि बोथ रूट्स आर, वास्तविक यानी कि रियल तो होगा और असमान यानी कि अनइक्वल होगा। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं यूनिक, यूनिक यानी अलग अलग। ठीक है, अनइक्वल मतलब भी बराबर नहीं, वही मतलब है। ठीक है, अब d इज स्मॉलर देन जीरो यानी कि नेगेटिव होगा, -2 -10 -15 ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तब क्या होगा, दोनों मूल काल्पनिक व असमान होगा। इसका मतलब क्या होगा कि बोथ रूट्स आर, काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी एंड अनइक्वल या बोल सकते हैं यूनिक, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, समझ में आया। तो ये तीन कंडीशन होगा d का, उसके हिसाब से हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर बता सकते हैं। ठीक है, कि उसका प्रकृति क्या है उस द्विघाती समीकरण का, वो बता सकते हैं। क्लियर है। तो ये तो रहा प्रश्नावली 4 का कुछ बेसिक। जब प्रश्नावली 4 का प्रश्न बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से इसको समझेंगे। क्लियर है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स अभी तो हम वर्डिंग्स देखे हैं, शब्दावली देखे हैं कि अगर d का मान जीरो के बराबर होगा या जीरो से ज्यादा होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, तो जो नेचर ऑफ रूट्स होगा, ठीक है ना, यानी कि मूलों का जो प्रकृति होगा वो काल्पनिक होगा, समान होगा, असमान होगा, ये सब चीज है क्या। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि वो काल्पनिक है कि वास्तविक है, वो समझते हैं। ठीक है, तो जो वर्ड यूज हुआ था उसको लिखते हैं। पहले क्या हुआ था, d इक्वल टू जीरो के लिए d इज ग्रेटर देन जीरो और d इज लेस देन जीरो। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि कैसा संख्या को काल्पनिक बोलते हैं, इमेजिनरी, और कैसा संख्या को वास्तविक यानी कि रियल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो d इक्वल टू जीरो में क्या आया था कि रूट्स आर इक्वल एंड रियल, यही आया था ना। उसमें क्या लिखा था, रियल एंड इक्वल लिखा था, इक्वल एंड रियल एक ही मतलब है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वास्तविक और बराबर होंगे। मतलब x का जो दो मान आएगा ना वो वास्तविक होगा। वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं, या तो धन में हो या तो ऋण में हो या पॉइंट में भी होगा फिर भी चलेगा, उसे हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, लेकिन इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। वो क्या होता है काल्पनिक, जब हम यहाँ आएंगे ना तब समझेंगे उसको काल्पनिक किसे बोलते हैं। ठीक है, पहले हम समझते हैं वास्तविक। वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं, या तो प्लस में आ जाए वो, या तो माइनस में आ जाए, या पॉइंट में भी आएगा फिर भी चलेगा। पॉइंट में प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, फिर भी चलेगा। ठीक है, तो या तो वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, और इक्वल बोला गया, यानी कि x का मान अगर 1 2 आए ना तो दूसरा x का मान भी 2 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब देखो दोनों केस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये इक्वल है, इक्वल है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, अगर ये 10 आएगा तो ये भी 10 आएगा, ये अगर -8 आएगा तो ये भी -8 आएगा। ठीक है, ये तो हो गया इक्वल जब d इक्वल टू 0 होगा तब। और रियल मतलब वास्तविक संख्या, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और माइनस में कुछ पॉइंट भी हो सकते हैं, प्लस में भी कुछ पॉइंट में हो सकता है, दशमलव में हो सकता है। ठीक है, उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। ये समझ गए। अब सेकंड चेक करते हैं, अगर d बड़ा होगा 0 से तो यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो पॉजिटिव होगा तो अनइक्वल होगा यानी कि यूनिक, और क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, तो
अनइक्वल यानी कि अगर एक x का मान सपोज 5 आ रहा है ना, तो दूसरा भी 5 नहीं आएगा, कुछ अलग ही आएगा। अगर ये 5 आ रहा है तो ये 6 आए, या फिर हो सकता है -5 आ जाए या -8 आ जाए, लेकिन इससे अलग ही होगा। उसे हम बोलते हैं यूनिक, कि बोथ द रूट्स आर यूनिक अनइक्वल, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो सपोज ये 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ x का जो 2 मान है वो अलग अलग आ रहे हैं, और रियल मतलब तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, वास्तविक संख्या होना चाहिए। प्लस में आ जाए या माइनस में आ जाए या पॉइंट में भी आएगा फिर भी चलेगा। पॉइंट यानी कि फ्रैक्शन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो लास्ट देखते, d इज लेस देन 0 यानी कि ऋणात्मक। ठीक है, ये था पॉजिटिव, ये था नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा तब क्या होगा, नेचर ऑफ रूट, उसका प्रकृति क्या होगा। सबसे पहले तो ये होगा अनइक्वल, अलग अलग आएगा, और क्या होगा एंड इमेजिनरी। अब हम समझते हैं यहाँ पे इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट क्या है, किसे बोलते हैं इमेजिनरी संख्या, काल्पनिक संख्या किसे बोलते हैं। तो अनइक्वल यानी कि अलग अलग आएगा। ठीक है, अगर ये हमें x बराबर सपोज 5i के फॉर्म में आएगा ये। ठीक है, इसको i के फॉर्म में ना लिखकर हम इसको कुछ ऐसा लिखते हैं, रूट ऐसा -5, इसको बोलते हैं इमेजिनरी। ठीक है, तो अनइक्वल मतलब क्या है, x का मान 2 अलग अलग तो आएगा, सपोज -8 ये हम मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा होगा। अब ये क्या चीज है, सबसे पहले अनइक्वल होगा। अनइक्वल यानी कि x का जो 2 मान आएगा ना वो अलग अलग होगा, सेम नहीं हो सकता। अगर रूट -5 है तो ये भी रूट -5 नहीं हो सकता, अलग अलग ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया अनइक्वल मतलब, यूनिक मतलब। ठीक है, एंड इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब कि काल्पनिक, ऐसा संख्या जिसकी कल्पना करते हैं। कल्पना यानी कि वास्तव में वो संख्या होता नहीं है, वो सिर्फ काल्पनिक ही होता है। ठीक है, इमेजिन ही कर सकते हैं उसको। तो अगर हम देखें तो जो नेगेटिव, कभी नेगेटिव नंबर का, कभी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं आता। ठीक है, ये सम्मिश्र संख्याएं में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले कक्षा में, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में। लेकिन अभी फिलहाल वास्तविक संख्या में जो अंडर रूट नेगेटिव नंबर, ठीक है, यानी कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं। इसे हम खाली इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में संख्या नहीं होता, तो ये होता है इमेजिनरी संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या। क्लियर है, तो ये तो रहा प्रश्नावली 4 का बेसिक चीजें। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 4 बनाएंगे और वहां समझेंगे। आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें, जो कि मेरे एफर्ट में, जो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, उस एफर्ट में मुझे हेल्प मिलेगा, हेल्प करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर जरूर करना अपने क्लासमेट से, अपने बैचमेट से, अपने रिलेटिव्स जो क्लास 10th सीजी बोर्ड में हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।